नंबर्स पूरी नहीं किया, वोट काउंट को डिस्टॉर्ट किया गया। हम इसको अदालत में चैलेंज करें। जो लेजिस्लेटर्स जब उनको लाया जा रहा है तो वो ऐसे सर हांगते कह रहे हैं कि जी मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। जी हम आए नहीं, लाए गए हैं और बहुत इत्मीनान से लाए गए। जितनी भी ऑपोजिशन है सबको इकट्ठा होकर जाली लेजिस्लेशन के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इवल एंड विशियस मशीन। उन इवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, वो इलेक्शन कराएगी अकॉर्डिंग टू द लॉज विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पिछले इलेक्शन के अंदर 15 लाख वोट जाया हुई, जाली वोट्स हैं, मरे हुए लोगों की वोट्स इन्होंने दर्ज करवाई हुई है। ये सारी उड़ जाती है जिस दिन ईवीएम मशीन है। मैं इमरान को वार्न कर रहा हूं कि अब घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। ये दोनों जमातों ने उसके खिलाफ खड़े हो गए। फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं, ये प्लीज आप लिखें कि झगड़ा मेरे साथ है, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है। इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़े। वफाक की लड़ाई है आपकी करप्शन और आपकी क्रिमिनल गवर्नेंस से लड़ाई। आपकी कुट के लिए आप तैयार हो जाएं। पूरे सिंध के 5 करोड़ अवाम आपकी वो कुट लगाने वाले हैं, सियासी कुट। गैस का बहरान सर्दी में ये लोग लेके आए हैं, ये शो करता है कि कितने निकम्मे हैं। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की लोड शेडिंग का सामना है और सनतकार तो सरापा एहतजाज है ही। हमारी जो है ना प्रोडक्शन जो है ना बिल्कुल रुकी हुई है। मजदूर जब हमारे बेकार हो जाएंगे, हम SSDC के बाहर बैठ जाएंगे। जब आप गैस देंगे जब हम चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 17 नवंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और तनकीद के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों को आई वोटिंग के जरिए वोटिंग का हक देने का बिल मंजूर कर लिया। जहां एक जानिब अपोजिशन हुकूमती नीयत पर तनकीद करते हुए इन बिल्स को अदालत में चैलेंज करने का कह रही है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत पर एतमाद है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपोजिशन उसे हरा नहीं सकती। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर अपोजिशन को अपनी हिकमत अमली तब्दील करके इंतखाबी इस्लाहात के लिए साथ बैठने की पेशकश की गई है। क्या हुकूमत की आईनी मुद्दत के बकिया 1.25 साल अपोजिशन हुकूमत को खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचा पाएगी या यके बाद दीगरे ऐवान में कानून साजी पर नाकामियों के बाद अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगी? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिस बुनियादी सवाल पर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि हुकूमत की इलेक्शन तरमीमी बिल पर एक बार फिर अपोजिशन के खदशात दूर करने की ऑफर, क्या अपोजिशन हुकूमत की इस ऑफर को कबूल करेगी? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले जरा आप ये बताइएगा कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 33 से ज्यादा बिल्स पास करा लिए हैं। अपोजिशन की जानिब से तमाम तजावीज़ जो तरामीम थी, जो तजवीज़ की गई थी, उन्हें मुस्तरद कर दिया है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? हुकूमत ने ऐसा रवैया आपके नज़दीक क्यों इख्तियार किया? क्या हुकूमत का ये तरीक़ा कार दुरुस्त है मैडम? देखिए, ये बात तो हमने बिल्कुल खुल के वाज़े तौर पर पार्लियामान के बाहर भी किया और पार्लियामान के अंदर कम से कम मैंने तो किया है पार्लियामान के अंदर। और आज भी सेनेट में इसी तरह इन्होंने जुमे की नमाज के वक्त एक मतलब सीक्रेट एजेंडा, सप्लीमेंट्री एजेंडा जो हमारे सुबह से एजेंडा पे नहीं था वो लाया है। एक नैब ऑर्डिनेंस इन्होंने पुश थ्रू किया है, HEC का इन्होंने पुश थ्रू किया है जबरदस्ती हमें कह के ये सब कमेटियों में जाएगा। तो बदनीयती पर मबनी अब ये निज़ाम जो है बहुत ही बदतरीन काले अमल पर आ गया है और इस तरह तो ये ना पार्लियामान चला सकेंगे ना मुल्क चला सकेंगे। शहरी साहब, इन तमाम तर बिल्स के रद्द अमल में मुत्तहिदा अपोजिशन ने तो इलेक्शन तरमीमी बिल्स पर खास तौर पर अदालत जाने का फैसला किया। अब क्या आप भी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अदालत जाएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से इन बिल्स के खिलाफ कोई लाहे अमल बनाएगी? देखिए, ये मेरी पार्टी का जो भी फैसला होगा वो हम अनाउंस करेंगे, लेकिन देखिए सीधी तरह मैं आपसे बात करूंगी जब आप पर हर आइन का और कानून और कायदे और जवाबित का दरवाजा बंद हो जाए, सार्जेंट एट आर्म्स को खड़ा करके पुलिस घरों के लोगों के घर भेज के आप बिल्स पास कराएं, तो इस तरह तो मार्शल लॉ में भी हमने नहीं देखा काम होते हुए। तो शायद जाना पड़े। अब ये बात अलग है कि हम
ये पिटिशन साथ बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, या कौन सी टाइमिंग होगी, क्योंकि ये ना हो कि फिर अदालत भी कह दे कि आप वापस पार्लियामेंट। अच्छा शरीफ साहब, ऑपोजिशन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी ईवीएम पर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया, लेकिन हुकूमत अभी भी बज़िद है कि आइंदा आम इंतखाबात ईवीएम से ही होंगे। अब आप लोगों को भी इंतखाबी निज़ाम पर हमेशा से तहफ्फुज़ात रहे हैं, क्या 70 साल जिस निज़ाम पर इलेक्शन होते रहे, आज यकदम उसमें इतनी खराबियां पैदा हो गई कि उस पर इलेक्शन ही नहीं हो सकते? जी, यही सवाल हमने कोशिश की पूछने की, और बहुत सारी बातें हमने इन दैट सेंस वो भी दी हुई थी। पार्लियामान में बहुत सारे मतलब रिटन राइटिंग में ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं और कि ये मसाइल हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत ही एक जामे किस्म का डॉक्यूमेंट जमा किया है, अपनी बात भी करने की कोशिश की है, उनको उनके नुमाइंदों को स्टैंडिंग कमेटियों में जलील किया गया है, मिनिस्टर्स, और वही मिनिस्टर्स इत्तेफाक से लगाए गए हैं कमेटियों में इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को इलेक्ट करने। तो ये बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन है। लेकिन ईवीएम के हवाले से तो हिंदुस्तान का भी आपने देखा होगा कितनी लंबी उनको काम करना पड़ा, और वहाँ की उसकी भी धांधली की जो सारी तजवीज़ है ईवीएम के जरिए वो उनके चैनल्स पे चल रही है। और जर्मनी जैसे मुल्क में, इटली जैसे मुल्क में, बहुत सारे अमेरिका जैसे मुल्कों ने ये इसका इस्तेमाल छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इसमें टैंपरिंग बहुत हो जाती है और रिजल्ट मुतनाज़ा हो जाते हैं और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, शफाफियत तो नहीं हो। ये बात इलेक्शन कमीशन ने भी कही है। ना ये किसी पैमाने पर तैयारी कर सकते हैं ईवीएम का भी अगर ठीक भी हो तो होल्ड करने की इस 2023 के इलेक्शन में। तो मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या, सिवाय एक रास्ता जो धांधली का रास्ता है, वोट पर डाके का रास्ता है, जिस तरह ये पार्लियामान में डाका डाल रहे हैं, ये बाहर भी रिटिंग करना चाहते हैं। तो ये तो आपको नजर आ गया है कि मसनूई मेजॉरिटीज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ईवीएम पर इतने बज़िद इसलिए हैं कि उसको वो इस्तेमाल करें। अच्छा शरीफ साहब, ये जितने भी तहफ्फुज़ात के इजहार अभी भी फरमा रही हैं, हुकूमत ने इन तमाम तर तहफ्फुज़ात को दूर करने का फैसला किया है, आपको ऑफर की है हुकूमत ने के साथ बैठें, तहफ्फुज़ात शेयर करें, वो दूर करेंगे। क्या आप हुकूमत की इस ऑफर को कबूल करेंगे? कौन सी खदशात? ये देखिए, ये गेम आप खेलना बंद करे हुकूमत। ये अब बिल्कुल मजाका खेज और घिनौना मजाक हो चुका है पार्लियामेंट के साथ। हमने हर मोड़ पर कहा है कि हम इनसे बात करेंगे। कमेटी बनाई स्पीकर ने, तो हमने कहा कि भाई आप राइटिंग में दें, ताकि ये ना मिनिस्टर्स आपके कहें कि हमने उनसे हाथ जोड़ के कमेटी बनवाई और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं या हम कोई एनआरओ चाह रहे हैं। तो ये बात हमने उनसे की, और फिर उन्होंने तहरीरी तौर पर खत लिखा कि ये कमेटी बन चुकी है और इसमें ये सारे बिल्स की डिस्कशन होगी और शराकत दारी से, क्योंकि पाकिस्तान में कभी कोई इलेक्शन नहीं ऐसा हुआ है जिसके कवानीन जो है पार्लियामान में कंसेंसस से नहीं बन के आए हों। ये पहली दफा बुलडोज कानून की बुनियाद पर पूरा मुल्क तकसीम किया जा रहा है। मैं बड़े अफसोस से मैं और परेशानी से, मैं तशवीश से कहूँगी, बड़े खतरनाक इसके दूररस असरात हो सकते हैं। तो ये तो बात कहना तो रिडिकुलस है आपके। हम आपसे बात करेंगे। इधर स्पीकर ने अनाउंस किया कमेटी और अगले दिन उन्होंने ज्वाइंट सेशन बुलडोज कराया। जी, कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा शरीफ साहब, दूसरा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने का बिल है, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने ये भी मंजूर कराया। अब इसकी कई हलकों में तारीफ भी हो रही है, खुसूसन समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी काफी इस पर सराह भी रहे हैं। आप हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखती हैं? नहीं, ये भी देखिए, ये भी कमेटी में डिस्कस होना था, लेकिन नहीं हुआ, नहीं कोई बात हुई, नहीं इसमें समझ बूझ के और शराकत दारी के मुताबिक बात हुई। तो ये नहीं है कि हम ओवरसीज वोटर को नहीं समझते इस लायक कि वो अपना वोट दे सके। नहीं, हम समझते हैं कि वो रेमिटेंसेस की इकोनॉमी चला रहे हैं, वो पाकिस्तान में बहुत चैरिटी भी करते हैं, बहुत कुछ काम भी करते हैं। लेकिन ये भी मैनिपुलेशन के मुताबिक हो सकता है कि जो पेरिस में वोट चल रहा है वो सिद्दी का निकले। इस तरह तो ये सारी बातें नहीं सॉर्ट आउट हुई हैं, और इसमें भी बहुत धांधली हो सकती है। और लोगों को जिनकी, और एक और बात है, जो 20-20, 30-30 साल, 40 साल पाकिस्तान में नहीं रहे, यहाँ के मसले मसाइल का सामना नहीं है, उनका नहीं पाइप नहीं टूट रहा है, उनका तेल, उनको पेट्रोल मिल रहा है, उनको सब कुछ हो रहा है ना।
उनको इस अफरात ज़र का नहीं सामना करना पड़ रहा, उनको अपनी मेडिकल केयर मिल रही है। तो यहाँ जो वोट करता है वो बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करता है, उस बुनियाद पर फैसला करता है कि जो ज़मीन पर बैठी है पार्टी वो उनके लिए क्या बेहतरी लाएगी या उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। तो नुमाइंदगी और टैक्सेशन और जो टैक्स देता है वो पहले हक रखता है नुमाइंदगी की। ये बड़े पेचीदा मसाइल हैं और इनमें ओवरसीज के जज्बात को और उनकी बहुत तहब्बुल वतनी को अकोमोडेट करने के लिए एक तरीक़ेकार हो सकता था, कंस्टिट्यूंसी उनके लिए बन सकती थी जहाँ जहाँ वो हैं, जिस तरह मसलन कश्मीर की वोटिंग होती है वगैरह। तो मगर उन्होंने ये बातें नहीं की, बस वो डायरेक्ट चाहते हैं कि जो इनके लिए सबसे आसान तरीके और धांधली के वो करें, क्योंकि वो अपनी मकबूलियत खो बैठे हैं मुल्क में। शेरी साहब, हमने आपसे इत्तेहादी जमातों से राब्तों के हवाले से भी बात करें, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइएगा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जासूस कुलभूषण के हवाले से भी कानून पास करवा लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, वो तो आपने चेयरमैन बिलावल से बार बार सुन लिया है और इस पर हम लीगल इंक्वायरी भी कर रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि कोई रास्ता और नहीं था। लेकिन दूसरे कुछ कानून साज हैं जो समझते हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक इनको एग्जेम्पशन दी है, पाकिस्तान के किसी शहरी को तो नहीं इस तरह एग्जेम्पशन मिलती। तो ये सारी बातें जो हैं एक लीगल जाविये से भी एग्जामिन हो रही हैं और आपने ऑलरेडी चेयरमैन बिलावल का सुन लिया है। ठीक है, अच्छा आखिर में जरा ये मैं बता दीजिएगा कि हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक में क्या हुकूमत के इत्तेहादियों से भी आपके कुछ राब्ते चल रहे हैं? हुकूमत के इत्तेहादी हमारे साथ राब्ते में हैं, वो सारे के सारे जो हैं इस वक्त बहुत अपसेट है हुकूमत से। सबके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो GDA हो चाहे वो MQM हो। MQM कहती है एक तरफ आप माफीनामे इशू कर रहे हैं कलअदम तंजीमों को और हमें ताली बजाने पर आपने हमारे लोगों को पर केसेस किए हुए हैं। GDA कुछ और कह रही है, सेंसस के हवाले से सबको सवालात हैं। तो मरदमशुमारी भी इन्होंने मुतनाज़ा कर दी है और इस वक्त मुल्क बिल्कुल ये कच्चे धागे पर से लटके हुए हैं। इनके अपने जितने भी एलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, खुद हमसे कांटेक्ट में है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहब, हमारे साथ मौजूद थी, अपने पार्टी मौक़िफ़ से हमें आगाह करी। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मामलात पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। पार्लियामेंट की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात का बिल मंजूर होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा आम इंतखाबात EVM से कराने के मामले पर वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। वफाकी हुकूमत का दावा है कि मंजूर कराया गया बिल उसूली तौर पर इंतखाबात EVM से कराने की बात करता है, जबकि मशीनों की साख्त, हैयत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन समेत तमाम तर शराकतदारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। क्या अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके 2023 के आम इंतखाबात EVM के जरिए कराए जा सकेंगे? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस अहम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन के एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात, क्या इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात दुरुस्त हैं? इस अहम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, ECB के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? वो पहले भी सामने आए, अभी दोबारा हम तफसील से आपसे बात करेंगे। पहले जरा ये हमारे लिए वाज़ेह कर दीजिएगा सर कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अब ये बाइंडिंग हो चुका है कि पार्लियामेंट से बिल मंजूर होने के बाद 2023 के इंतखाबात वो EVM के थ्रू ही कराएं? सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोई बाइंडिंग नहीं है। जो हमारी पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है उस पर अमल दरामद करने की कोई ऐसी हकीकत में देखा जाए तो बड़ी अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी कि हमारे सियासतदानों को भी आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन को देखना चाहिए कि आइन का आर्टिकल 218 को आप 222 से मिला के पढ़ें, इकट्ठे करके पढ़ें। उसका जो आर्टिकल 222 का जो सब सेक्शन F है उसमें ये लिखा हुआ है, बड़ा साफ लिखा हुआ है
कि जनाब कि कोई भी एक्ट जो वफाकी पार्लियामेंट या चारों सूबाई असम्बली कोई ऐसा एक्ट पास करती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गैर जानबदारी को हर्फ आता हो या उसके अंदर कोई ऐसा एक्ट है जो आइन से मुतसादम है, तो इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कराने का रवादार नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन ने इख्तियार दे दिया है कि वो एक्ट जो पास किया गया चंद रोज पहले हमारी पार्लियामेंट में, तो वो एक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने देखना है कि ये हमारे आइन के साथ तो मुतसादम नहीं है, वो आइन से मुतसादम तो है। जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो अपना एक इंतहाई सरकारी डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें हमारे तफाज़ात ये हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में इसमें धांधली के रास्ते भी खुल जाएंगे, इसमें टेम्परिंग होने के खतरात भी हैं, इसमें शफाफियत नहीं है, इसमें राजदारी नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर तब्दील हो सकता है, इसमें चिप जो है वो भी तब्दील हो सकती है। इस लिहाज से इस हमारे एतराज़ात यही हैं। लेकिन कंवर साहब, शिबली फराज साहब ने तो चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि माहिर हैकर आ जाए, हैक कर दे इसको, 10 लाख रुपए वहां पर उसको इनाम दे देंगे। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है, ये तो हैक हो ही नहीं सकती मशीन। शिबली फराज साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, इसलिए कि इसमें हैक नहीं होना, हैक की बात और है, इसमें आप टेम्परी की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हैक की बात नहीं की। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये कहा कि इसकी जो उसकी सॉफ्टवेयर में तब्दीली कर दे, गरारी बदल दे, तो सारा वोट चला जाएगा जिस पार्टी के नाम से गरारी बनेगी, सॉफ्टवेयर बनेगा। और इसके साथ साथ उनका जिसकी चिप अगर गुम कर दी जाए तो पता नहीं चलेगा वो किस पार्टी को सारा वोट चला गया। तीसरा उन्होंने कहा इसमें टेम्परिंग हो जाएगी, इसमें सब ये उसमें हैकर का जिक्र नहीं है क्योंकि इसमें इंटरनेट तो है नहीं, हैक तो नहीं होना। इस लिहाज से शिबली फराज साहब ठीक फरमा रहे हैं। 10 लाख की टेम्परिंग का जो मामला आपकी जानिब से ईसीपी की जानिब से उठाया गया, ज़ाहिर लॉजिकल भी है, क्या उस पर नहीं इत्मीनान दिलाया गया साइंस मिनिस्ट्री की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ईसीपी को? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि बड़े तहम्मुल मजाजी के साथ वो इलेक्शन कमीशन के ये छोटे छोटे मसाइल हैं, टेम्परिंग हो जाएगी इसकी या उसके साथ वो जो है सॉफ्टवेयर तब्दील हो जाएगा या चिप तब्दील हो जाएगी, ये तो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं। अच्छा कंवर साहब, जो लॉजिस्टिक्स के तहफ़्फ़ुज़ात ईसीपी की जानिब से थे, ये हमें बताइएगा कि कितनी मशीनें फिर आइंदा आम इंतखाबात कराने के लिए दरकार होंगी, और जो अमले की ट्रेनिंग है वो फिर कितने बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी ईसीपी को? वो भी इलेक्शन कमीशन ने बड़े अपने तहम्मुल मजाजी के साथ अपने 34 एतराज़ात में ये भी शामिल किया है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो तकरीबन 8 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदी जाएगी और 1 लाख सरप्लस, तो 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। साथ साथ एक और बड़ी अहम बात यह है कि IT के एक्सपर्ट बैठे होंगे जो कि हर पोलिंग बूथ पर जहाँ वो होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो वो 4 लाख चाहिए, तो 4 लाख का वो अमले को ट्रेनिंग देनी है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो अमला होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ, वो हर पोलिंग स्टेशन पर 13 होते हैं, 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनना है, तो 13 लाख हमारा वो अमला होगा, 4 लाख हमारे IT के माहिरीन होंगे, एक्सपर्ट होंगे, चंद महीनों के जो रखे जाएंगे, तो ये 17 लाख 18 लाख का स्टाफ है। इस पर कंवर साहब, जो ईसीपी ने ये कहा है कि इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजारना पड़ेगा EVM को, वो 14 मराहिल कौन से हैं, वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वो सबसे बड़ी अहम बात जो हम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ी दानिशमंदी से इलेक्शन कमीशन का पॉइंट वो पेश कर दिया कल उसमें स्टैंडिंग कमेटी में, उसमें उन्होंने ये उसमें आता है सबसे बड़ी लॉजिस्टिक, तो ये होगा कि आपका वेयर हाउस बने, एयर कंडीशन वेयर हाउस कहाँ रखी जाएगी, मशीनें कहाँ रखी जाएंगी, तो वो सारे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप 14 स्टेप जो पेश किए हैं, उन्होंने यही कहा है कि हमारे लिए ये तमाम जो है वो लॉजिस्टिक मामलात है जो हमने हल करने हैं। ये भी देखना है कि पोलिंग स्टेशन में कहाँ कहाँ हमने इलेक्टोरल रोल जो है उसको फीड करना। अब ये भी देखें कि हमारे जनाब एक पोलिंग जो इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें 20-25 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, अब उनका सबका जो बनेगा बैलेट पर सबके निशान बनेंगे, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो भी देखना है इसके अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं, किधर 20-20 पास कर लें। तो दुनिया भर में जो होता है वो 4 या 5 खड़े होते हैं पोलिंग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ 25-25 खड़े होते हैं। तो ये सारे मामला को इलेक्शन कमीशन ने 14 स्टेप बयान किया और ये कहेगा हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे इंडिया ने 25 साल लगाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है और क्या आइंदा इंतखाबात ईवीएम से हो पाएंगे, इस पर हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ और मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़ात में तरक्याती मंसूबों, वसाइल की तकसीम, अशिया खुरनोश की कीमतों, गन्ने की क्रशिंग, गंदम की रिलीज के बाद अब अफसरान के तबादले भी शामिल हो चुके हैं। सिंध को एतराज है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जानबूझकर सिंध की गवर्नेंस को मुतासर करने के लिए अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं, जबकि वफाक का दावा है कि ये तबादले मामूल की रोटेशन पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं। क्या सिंध बमुकाबला वफाकी हुकूमत इस रस्साकशी में भी अफसरान के तबादले सियासत की नजर हो जाएंगे? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस अहम सवाल पर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि अफसरान के तबादलों पर वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने। क्या वफाक सिंध में अफसरान की तयनाती पर जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, पहले कम मामला थे सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान, जो अब ये अफसरान का मामला भी खड़ा हो गया। कौन नहीं चाहता कि सूबाई हुकूमत सिंध की और वफाक एक पेज पर रहें? सर, जी मैं समझता हूं कि कोई नहीं चाहता कि कोई डिफरेंस हो, लेकिन सिंध हुकूमत इन अफसरान के जरिए, 2-3 अफसरान के जरिए हमारे अफसरान को पॉलिटिसाइज कर रही है, इसको एक सियासी मसला बना रही है। ये एक इंतजामी मामला है और ये जो हमारे PAS और PSP अफसरान जो होते हैं, ये वफाकी अफसरान होते हैं। इनको इनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन ये वफाक के जिम्मे होते हैं। अब मामला ये बन गया है इनका कि सिंध में कुछ एक है, हसन नकवी साहब हैं जिन्होंने VR किया, प्ली बार्गेन किया हुआ है करप्शन के अंदर। वो 20 ग्रेड के अफसर हैं, उनको 22 ग्रेड के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का चेयरमैन बनाया हुआ है। वो जब से वज़ीर आला साहब वज़ीर आला है, वो इनके सेक्रेटरी फाइनेंस लगे हुए हैं और वो इनके तमाम जितनी भी करप्शन हुई है उसके अंदर वो इनके स्पॉन्सर है, वो इनके शरीक मुजरिम है। इनको पता है कि ये तोते की जान उसके अंदर है, उनको नहीं जाने देना चाहते। कुछ 2-3 DIGs ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर किया गया है। बात यह है कि मखसूस अफसरान को रखकर दूसरा सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की कि जी सिंध के अफसरान से ये हुआ, सिंध के अफसरान से। मैं लिस्ट बचाना चाहता हूँ सिंध के अफसरान की। AD ख्वाजा सिंध के अफसर, उनको सिंध ने फारिग कर दिया। सनाउल्लाह अब्बासी साहब सिंध के अफसर, उन्हें सिंध ने निकाल दिया, वफाक करवा दिया। उसके अलावा डॉक्टर वलीउल्लाह दल कुछ नहीं करने दिया। डॉक्टर अमीर शेख को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब्दुल खालिक शेख साहब को भी यहाँ सिंध से निकाला दे दिया गया। सुल्तान ख्वाजा भी न खपे, जो नजफ मिर्जा साहब है वो भी इनको न खपे। बशीर मेमन साहब होते थे, ठीक है हमारे उनसे इशूज है, वो भी। हलीम साहब, यहाँ पर सिर्फ एक सवाल का जरा जवाब दीजिएगा, फिर आप दोबारा ये नाम मजीद बताइएगा। जो आप कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर वो अफसरान जो मुबैना तौर पर सिंध हुकूमत जिन्हें करप्शन के लिए इस्तेमाल करती है, ये जिनमें जान है सिंध हुकूमत की, क्या ज्यादा आसान ये नहीं है कि वो सबूत सामने लाएं कि जिनके जरिए आप भी कहते हैं कि करप्शन में मुलव्वस हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आपके वोटर्स को भी, पीपल्स पार्टी के वोटर्स को भी पता चले कि असल मामला क्या चल रहा है? देखिए, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, हसन नकवी साहब, उनका सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जब इन्होंने रिपोर्ट मांगी है तो लिस्ट में नाम मौजूद है, जो कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर नैब ने जमा कराई है कि मिस्टर हसन नकवी ने प्ली बार्गेन की है। इसमें तो VR की है, ये तो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर जमा है, सबूत आपके जरिए बता रहा हूँ। उसके अलावा कौन सा सबूत चाहिए? नूरियाबाद पावर प्लांट की करप्शन नहीं चल रही, जाली पेंशन अकाउंट के केसेस नहीं चल रहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, सब्सिडीज के जाली सब्सिडीज के केस नहीं चल रहे, शुगर मिलों की सब्सिडी के केस नहीं चल रहे। CM साहब के ऊपर जितने केसेस है करप्शन के, जो जाली अकाउंट के केसेस हैं, हर पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकल कर किया हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं, और बाकी मैं जिनका नाम लिया मैंने, उन्होंने तो VR की हुई है और उसके बावजूद END रूल 2020 के तहत
जिसने वीआर की हो, प्ली बार्गेन की हो, उसको पोस्टिंग में नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये सिंध जो है कैरियर के ऑनेस्ट कैरियर ऑफिसर का कब्रिस्तान बन चुका है फ्यूचर का। जो आता है उसको अपने धंधों में लगा लेते हैं। लेकिन में क्या मुराद अली शाह साहब ने तो कल भी ये कहा है, ताज़ा तरीन बयान में भी ये कहा है कि हमारी गवर्नेंस मुतासिर करने की साजिश की जा रही है विफाक की जानिब से, क्योंकि उनके मुताबिक ये जो अफसरान हैं ये बड़ी बेहतरीन गवर्नेंस कर रहे हैं सिंध में, और उसके खिलाफ साजिश है ये एक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की। ये कल इन्होंने धमकी दी कि मैं वार्न करता हूँ वफाक को, ये मुझसे लड़े, मेरी पार्टी से लड़े, मेरी हुकूमत से लड़े। मैं कहना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब, आपसे कोई लड़ाई नहीं है हमारी, आपकी क्रिमिनल गवर्नेंस और करप्शन से लड़ाई है, वफाक की हो या सिंध के अवाम की हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि इनके कैसे आज इन अफसरान में खास जिनको रोकना चाहते हैं उनको पता है कि जी तेल कहाँ से स्मगलिंग होनी है, बलूचिस्तान से बाहर की गाड़ियां चोरी कैसे बिकवानी है, उनको पता है कि मंशियात ये जो गुटखा शुटका फुटका, ये आपने देखा नहीं 67 केजी चर्स जामशोरों में वज़ीर आला साहब के हल्के से मिली, और मफरूर मुल्जिम आज तक सीएम हाउस में बैठा है ना सरवर रापोर्टरो एमएनए का भाई। तो ये रियलिटीज है। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, इस सारी चीजों के मुकाबले में जो हुकूमती जमात है आपकी ज़हर है, आपकी जानिब से बड़े सख्त अल्फाज पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले असद उमर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद आएंगे अपोजिशन तो कुट पड़ेगी, फिर उन्होंने वाजे कर दिया कि वो सियासी कुट की बात कर रहे थे। आप कौन सी कुट की बात कर रही हैं? एक सियासी कुट, मैंने तो अल्फाज में कहा है कि सियासी, मैं जो कल कहा ना सीएम साहब ने कुट पास्ट है, अल्टीमेटली सियासी कुट की मैं बात कर रहा हूँ। और कौन सा किसी ने हमने डंडे लेके इनको मारना है, बाकी कुट तो सिंध में पता है ना, इन्होंने कत्ल करते हैं ये लोग। तो आप कहते हैं सख्त जबान, क्यों ना नाज़िम जोशी को किसने कत्ल किया? पीपल पार्टी के एमपी एमएनए ने। फहमीदा सियाल को किसने कत्ल किया? पीपल पार्टी के एमपी ने, अपनी गाड़ियों में अपने बाप के साथ जाकर। मैं कहना चाहता हूँ हम जो सख्त हो गए हैं, हमने मजालिम देखे हैं, हमने जुल्म देखा है, हमने ज्यादती देखी है अफसरान। और दूसरा ये कैरियर अफसरान को तबाह करना चाह रहे। अक्ल कहते हैं कि जी को पंजाब से अफसर आएगा उसको पता नहीं होगा बलूचिस्तान किधर है, कश्मीर किधर है। देखो तुक है, आजकल गूगल आंटी सब कुछ बता देती है। मैं कहना चाहता हूँ इस सिस्टम को खराब करना चाह रहे हैं। ये कैरियर ऑफ, देखिए लोग अपनी पसंद से जाते हैं सीएसएस का एग्जाम देने, अगर उन्हें फेडरल सेक्रेटरी बनना है, उन्हें फेडरल डिपार्टमेंट्स में जाना है, अल्टीमेटली चारों सूबों में सर्व करना है। पर्क्स ले रहे हैं फेडरल ऑफिसर के, प्रिविलेज ले रहे हैं फेडरल ऑफिसर के, रहना है तो क्यों रहना है 20-20 साल? क्या है एक सूबे में, ये दूसरे सूबों में जाए, इशू क्या है? यहाँ बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हलीम आदिल शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद थे। और जो विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है सिंध और विफाक के इन तमाम मामलों से हमें आगाह करें। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे और खेल के हवाले से कुछ खबरें जिस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान पर मुकाबला बांग्लादेश पहला T20 नताइज के एतबार से तो पाकिस्तान के नाम रहा, लेकिन दावों और उम्मीदों के एतबार से पाकिस्तान की कारकर्दगी पर कई सवालात उठ रहे हैं। स्कोरबोर्ड पर टॉप बैटिंग ऑर्डर के स्कोर्स पर नजर डालें, मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटर हैदर अली या तजुर्बाकार शुएब मलिक की कारकर्दगी देखें। सवाल ही उठता है कि वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम पाकिस्तान के लिए ढाका में 127 रन का टारगेट पहाड़ जैसा क्यों साबित हुआ? जिस अहम सवाल पर इस सेगमेंट में अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि बांग्लादेश के साथ पहला T20 पाकिस्तान की 4 विकेट से कामयाबी, पाकिस्तान को हदफ के ताकुब में मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ा? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि टॉप बैटिंग ऑर्डर की परफॉर्मेंस आपने आज देखी, मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस भी आपने देखी। एक वक्त में ये लग रहा था कि शायद 127 रन का टारगेट हमारे लिए बहुत बड़ा बन रहा है। कैसे देख रहे हैं आज की परफॉर्मेंस को आप? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड कप में हमारे जो दोनों ओपनर्स थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम तो 303 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे वर्ल्ड कप के। रिजवान ने भी 250 से ज्यादा रन बनाए, तो इन दोनों की वजह से प्रेशर नहीं पड़ रहा था मिडिल ऑर्डर पर। आज बाबर आजम 7 रन बनाकर और रिजवान जब 11 रन बनाकर लौटे तो चौथे ओवर में पाकिस्तान के 22 पे, छठे ओवर में 22 पे 4 आउट हो चुके थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई और इन दोनों पर इन्हिसार करते हैं। आपने शुएब मलिक की बात की, वो बदकिस्मत रहे, वो रन आउट हुए बगैर कोई रन बनाए। हैदर अली को मौका फराहम किया गया,
वो बगैर कोई रन बनाए LBW आउट हुए। तो इन 4 विकेटों के जल्द गिर जाने के बाद जो प्रेशर आया मिडिल ऑर्डर पर, अगरचे खुशदिल शाह ने और फखर जमान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन मैं समझता हूँ बांग्लादेशी टीम अपने ग्राउंड पर अपने क्राउड के सामने बड़ी मुख्तलिफ टीम नजर आती है। इससे वर्ल्ड कप से पहले जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा किया था T20 सीरीज खेलने के लिए, तो दोनों टीमों को T20 सीरीज में शिकस्त हुई थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सोचना चाहिए, लम्हे फिक्रिया है कि अगर खुदा न खास्ता बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर क्या हम 128 रन का हदफ भी जो है वो आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर अचीव करेंगे? ये एक लम्हे फिक्रिया है हमारे। अच्छा मेरे साहब, आपने शोएब मलिक के आउट होने का जिक्र भी किया है, अब उस आउट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बड़ी उस पर बातचीत हो रही है जिस तरह से वो आउट हुए हैं, रन आउट? हाँ, यकीनन बातचीत तो हो रही है। शोएब मलिक एक बड़े तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। आइंदा बरस फरवरी में वो अपनी 40वीं सालगिरह मनाएंगे और उन्होंने ये इंदिया दिया था कि शायद वो वर्ल्ड कप T20 के बाद रिटायर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने न सिर्फ उन्हें बल्कि मोहम्मद हफीज को भी इस दौरे के लिए शामिल किया था, लेकिन हफीज ने माजरत कर ली थी। वो T10 लीग खेलने, वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है। तो शोएब मलिक अभी मेरे ख्याल में उनके तजुर्बे की जरूरत है। आज हमने देख लिया कि अगर टॉप ऑर्डर नाकाम हो जाता तो मिडिल ऑर्डर संभालने वाला कोई नहीं है। फखर जमान सीजन कैंपेनर है, आज उन्होंने 34 रन बनाए, खुशदिल शाह ने 34 रन बनाए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी फिलहाल शोएब मलिक की जरूरत है टीम को, क्योंकि बिल्कुल क्रम्बल कर जाएगा अगर कोई क्वालिटी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप आई तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। अच्छा मेरे साहब, आपने प्रेशर की बात की कि जिस तरह से प्रेशर आ गया और T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो हमने देखा उस तरह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर नहीं देखा गया, लेकिन जो सेमीफाइनल में हमारे ऊपर प्रेशर आया और आखिरी ओवर में फिर जाहिर है जो शाहीन का ओवर आपने देखा, क्या आप समझते हैं कि हमने वाकई अब प्रेशर कंटेन करना सीखा, सेमीफाइनल के तजुर्बों से कोई सबक सीखा जो आपने आज बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में देखे हो, या वही सूरत हाल रही कि प्रेशर आया और लड़खड़ा गया? साथ अभी तक तो हमने कोई सबक नहीं सीखा है। जब प्रेशर आया तो हम लड़खड़ा रहे थे। आप देखें ना कि अगर 8 गेंदों पर मोहम्मद नवाज 18 रन ना बनाते, 1 चौका और 2 छक्के, और अगर 10 गेंदों पर शादाब खान 21 रन ना बनाते, 1 चौका और 2 छक्के, तो हम तो हार गए थे मैच। तो मेरे ख्याल में ये लम्हे फिक्रिया है टीम के लिए। आप देखें कि आज इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को आराम कराया। मैं तो हैरान हूँ कि आसिफ अली को किस खुशी में आराम करा दिया। वो वर्ल्ड कप के 6 मैचेस खेले और 6 मैचेस में सिर्फ 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ वो मैन ऑफ द मैच रहे और उसके बावजूद उनको आराम कराया। शाहनवाज दहानी को किस खुशी में लेकर घूम रहे हैं, उसको क्यों नहीं मौका फराहम कर रहे? आखिर क्या वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए रह गए? वो तो PSL का बेस्ट बॉलर था, उसे आपने टेस्ट टीम में डाल दिया, अब T20 टीम में डाला है, अब भी उसकी जगह नहीं बन रही। तो मैं हैरान हूं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। अगर आप यंगस्टर्स को, अच्छी बात है कि आज आपने खुशदिल शाह को आजमाया, आपने हैदर अली को आजमाया, वसीम जूनियर को आजमाया, तो शाहनवाज दहानी ने क्या बिगाड़ा है? लाड़काना से 10 किलोमीटर दूर तकरीबन एक गांव है खानपुर दहानी, वहां का रहने वाला है। इसने B.Com किया हुआ है। इसके वालिद से सिंध में सरकारी नौकरी दिलवाना चाहते थे, लेकिन इसे क्रिकेट का शौक था, जूते नहीं थे, एक जिद्दोजहद। मेरे साथ क्या आप ये नहीं समझते कि दहानी को ना खिलाने के पीछे ये एक्सट्रीम एहतियात थी, रिस्क ना लेना था कि अगर खुदा न खास्ता उसको खिलाते और मैच बांग्लादेश के साथ हार जाते तो शायद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता जो शायद उसके करियर पर भी सवाल उठाते? तो ये रिस्क तो इन्होंने मोहम्मद वसीम जूनियर को भी तो खिला कर लिया है ना। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे कामयाबी कैसे हासिल करेंगे? अगर आप हार के खौफ से डर जाएंगे तो फिर तो आप बहादुर हुए ही नहीं ना। आपको तो मुकाबला करना है मुश्किल हालात का। और दहानी ने जो PSL में परफॉर्मेंस दी, बेस्ट बॉलर वो PSL का नॉमिनेट हुआ, अवार्ड हासिल किया, तो उसको तो मौका मिलना चाहिए। जब से वो घूम रहा है टीम के साथ, कभी जिम्बाब्वे चला जाता है। अब दिलचस्प बात देखें, पहले उसे टेस्ट टीम में रखा गया, अब बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस हैं 24 नवंबर से जो शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज, उसमें टेस्ट सीरीज में उसका नाम नहीं। तो इसका मतलब पहले इन्होंने गलती की थी, इस मरतबा उसे T20 सीरीज में रखा है, वर्ल्ड कप के ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल था। मेरे ख्याल में ज्यादती नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी कहीं का भी हो, अगर वो पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाता है, इस मुल्क के सब्ज लाली परचम की सरबुलंदी के लिए खेलता है, तो उसे मौका मिलना चाहिए। अच्छा मेरे साहब, हसन अली की परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं? अब क्या आप समझते हैं कि सेमीफाइनल की और ओवरऑल T20 की परफॉर्मेंस के बाद अब वो कमबैक कर रहे हैं? आज जिस तरह से बॉलिंग की उन्होंने, देखिए साथ एक खिलाड़ी को आप खिलाते रहेंगे। उनकी क्या परफॉर्मेंस थी 6 मैचों में वर्ल्ड कप के, देख लें उनका इकोनॉमी रेट। लेकिन आज चूंकि नई गेंद उन्होंने नवाज के साथ की, शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। तो अगर आप एक खिलाड़ी को मुसलसल खिलाएंगे तो ही उसके एतमाद में इजाफा होगा ना। जो आप दहानी की बात कर रहे थे कि खिलाएंगे, रिस्क है, तो फिर आप नहीं खिलाएंगे तो कैसे उसके एतमाद में इजाफा होगा?
अच्छा मेरे साहब, एक क्रिटिसिज्म जो बाबर पर, नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, स्टाइलिश भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस में, लेकिन उनके स्ट्राइक रेट को लेकर, उनकी स्लो एक्सेलरेशन को लेकर बड़ी T20 फॉर्मेट में सवाल किए जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि ओपनिंग पेयर हमारा ऑप्टिमम है या इन्हें मजीद कुछ बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, इस पे बड़ी बातें हुई हैं कि जो इब्तदाई पावर प्ले होता है उसमें पाकिस्तानी ज्यादा रन नहीं स्कोर करते। सेमीफाइनल में अगरचे हमने 6 ओवर में 47 रन बनाए। बाबर आजम जिस तरह का प्लेयर है वो एरी फेरी शॉट नहीं खेलता, वो कंप्लीट जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं वो खेलता है। रिजवान तो थोड़ी सी इनोवेशन दिखाता है, लेकिन मैं हैरान हूं कि फखर जमान को 1 डाउन पे आप खिला रहे। फखर जमान प्योरली एन ओपनिंग बैट्समैन, अगर आप उसको ओपन कराएं और बाबर आजम 1 डाउन पर आए तो उसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन चूंकि इन दोनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि अब जो है वो टीम मैनेजमेंट इस बात को सोचती नहीं, वो कहती है ठीक है फखर जमान को 1 डाउन खिलाओ। आज भी उसने 34 रन स्कोर किए, तो वो ऊपर के नंबरों का खेलने वाला बैट्समैन है फखर जमान। ये बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे और अपने माहिराना तज्जिए से हम आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पान।